हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सी शिल्पा सुराना एंड आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दैट वेदर इट इज़ बेटर टू इन्वेस्ट थ्रू आरबीआईज रिटेल डायरेक्ट स्कीम या फिर हमें अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करना है देन वेदर वी शुड गो विद डेट फंड्स दैट म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड। ओके, सो वेदर वी शुड डायरेक्टली इन्वेस्ट थ्रू आरबीआईज पोर्टल या फिर मैं डेट म्यूचुअल फंड खरीद सकती हूँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं एंड थ्रू दैट अवेन्यू वेदर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी। तो कौन सा ज़्यादा कन्वीनियंट है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, सो ऑल दोज एस्पेक्ट्स वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर टुडेज वीडियो। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and make the most out of it. Now before I start with my today's video, please if you're new to my channel, do subscribe my channel. Also if you like the content of this video, do give it a thumbs up because it really encourages me. Now what exactly are we comparing, थोड़ा सा उसके बारे में इन डिटेल बात करते हैं। ओके, तो आरबीआई की जो आरआरडी स्कीम थी, दैट इज आरबीआईज रिटेल डायरेक्ट स्कीम, वो क्या बोलती थी कि आप आरबीआई के साथ अकाउंट खुलवा सकते हो। थ्रू दैट अकाउंट यू कैन डू इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज like treasury bills, like government bonds, like sovereign gold bonds, like state development loans। तो ये चार टाइप के avenues थे जहां पे आप अपना मनी पार्क कर सकते थे if you wanted to buy through RBI's portal। ठीक है, तो ये तो हो गई how you can buy through RBI's portal government security। Okay, now suppose if you don't want to go through that route, तो इंसेप्शन में क्या रूट अवेलेबल था, मतलब शुरुआत में आपके पास पहले क्या अवेलेबल था। आरबीआई की डायरेक्ट स्कीम तो अभी आई है, राइट? उससे पहले आपके पास क्या अवेलेबल था? उससे पहले अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना होता था तो आप थ्रू म्यूचुअल फंड कर सकते थे, आप डेट फंड परचेज कर सकते थे, दैट इज DEBT, डेट फंड परचेज कर सकते थे। तो जिल्ट फंड जो होते हैं वो एक वन टाइप के फंड होते हैं जिसमें 80% ऑफ द अमाउंट जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड होता है। 20% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कैश वगैरह वगैरह में रख सकते हैं, बट मैक्सिमम चंक जो होता है दैट इज 80% वाज गेटिंग इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। नाउ कंसिडरिंग कि आपके पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आज की डेट में, तो आपके लिए कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है? सी ऑब्वियसली एक चीज है कि डेट फंड में 80% ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, तो आपको एक फुल प्रूफ अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे कि आपको क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी लेना ही नहीं है, यू वांट टू एंश्योर के आप सारा पैसा गवर्नमेंट में डालो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालो एंड वो आपको रिटर्न कर दे, तो अलग बात है, देन आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम इज समथिंग दैट इज मेंट फॉर यू। बट स्टिल अगर आप 80-20 का रेशियो, मतलब 20% जितना रिस्क ले सकते हो, जहां पे वो लोग अगर कोई दूसरे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यू आर स्टिल ओके विद दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेन्यू एंड देन यू वांट टू कंपेयर, then this video is definitely for you where you can see के which one is beneficial for you। अगर आप शॉर्ट टर्म के एंगल से देख रहे हो तो कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लॉन्ग टर्म के एंगल से देख रहे हो तो कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। नाउ फर्स्ट थिंग हियर इज दैट अगर आप आरबीआई के थ्रू जो ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो वहाँ पे कोई अकाउंट चार्जेस नहीं है, राइट? सो ये एक बेनिफिट है आपको वहाँ पे कि आपको कोई अकाउंट चार्जेस नहीं है। प्लस जैसे आप एक्सपेंस रेशियो देते हो म्यूचुअल फंड से, अगर जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो, डेट म्यूचुअल फंड भी खरीदो तो भी आपको एक्सपेंस रेशियो तो लगता ही है, राइट? तो उस टाइप के एक्सपेंस रेशियोज आरबीआई नहीं चार्ज कर रहा है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स से। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है या फिर मैं एक बोलूँगी प्लस पॉइंट है इफ़ यू आर डूइंग थ्रू आरबीआईज रिटेल डायरेक्ट स्कीम। बट जस्ट बिकॉज ये एक प्लस पॉइंट है डज नॉट मीन कि आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट स्कीम ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। तो इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि विच अवेन्यू इज मेंट फॉर यू, वेदर यू शुड गो विद द डेट म्यूचुअल फंड या आरबीआई की डायरेक्ट स्कीम जो है वो आपके लिए मनी है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जहाँ पे हम टैक्स कंसिडर करते हैं कि टैक्सेशन कैसे होता है। मतलब अगर आप आरबीआई की स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो थ्रू दिस रिटेल डायरेक्ट स्कीम, तो आप पे कौन से टैक्सेस के रेट्स एप्लीकेबल होंगे, और अगर आप डेट फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पे क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे ऑन योर गेन्स। ओके, तो लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माई स्क्रीन एंड शो इट टू यू। आई हैव प्रिपेयर्ड वन एग्जाम्पल विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर कि अगर आप लॉन्ग टर्म के एंगल से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, और अगर आप शॉर्ट टर्म के एंगल से देख रहे हो तो कैसा दिखेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। ऑलराइट,
So guys, on my screen, the first example that you can see right now is from long term perspective. यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख सेम रखी है एंड मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि एनुअलाइज्ड रिटर्न दैट इज केगर आप एक तरीके से समझ सकते हो, दैट इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो हुई है आपके मनी की वो एट द रेट ऑफ 7% हुई है। एक्सपेंस रेशियो जो रहा है, डेट फंड में ही एक्सपेंस रेशियो होता है, जैसे कि मैंने बताया आरबीआई चार्ज नहीं करती रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई भी एक्सपेंस रेशियो, तो यहाँ पे मैंने एक्सपेंस रेशियो रखा है सिर्फ फॉर डेट फंड्स जो कि 0.6% है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। एंड अगर आप ये आरबीआई वाला देखोगे तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा हुआ है। ओके, तो नेट रिटर्न इन हैंड पर एनम आपके लिए जो बनता है वो 6.4 बनता है इन केस ऑफ डेट फंड्स, एंड अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करो तो 7% बनता है। तो अब आपके 3 साल बाद इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पे प्रिज्यूम कर रही हूँ लॉन्ग टर्म, इसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 इयर्स लिया है और शॉर्ट टर्म लेस देन 3 इयर्स रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देखती हूँ तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स विल बी 1,20,455 इन केस ऑफ डेट फंड्स एंड 1,22,504 in case of डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू आरबीआई। तो ऑब्वियसली अगर आप यहाँ तक देखोगे सिर्फ इस लेवल तक तो आपको लगेगा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन आरबीआई ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बट प्लीज आगे भी देखिए एंड देन डिसाइड कीजिए। ओके, नाउ जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि 3 इयर्स के बाद आप ये लिक्विडेट कर रहे हो, दैट मीन्स आप ये सेल ऑफ कर रहे हो अपना डेट फंड्स और आरबीआई के बॉन्ड्स जो भी है आप सेल ऑफ कर रहे हो। तो जब आप सेल ऑफ करते हो तो कैसे कैलकुलेट होगा? ओके, नाउ अगर आप सेल ऑफ कर रहे हो उस पॉइंट पे आपको इन केस ऑफ डेट फंड कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। ओके, तो कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा दैट मीन्स आपको यहाँ पे इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। तो आपकी कॉस्ट 1 लाख थी लेकिन वो 1 लाख 3 इयर्स पहले थी, राइट? आज की डेट में अगर आप सेम चीज परचेज करने जाओ तो आपकी कितने पैसे लग सकते हैं, आपकी परचेज कॉस्ट क्या बनेगी, ये वो इंडेक्सेशन बताता है। तो ये कैलकुलेशन होती है वेर इन देर इज अ फैक्टर दैट यू मल्टीप्लाई। तो मैंने वो कैलकुलेशन नहीं दिखाई है, अगेन आप इसको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ही समझिए, बट सपोज कीजिए कि ये होती है 1,14,015। ओके, नाउ अगर आप आरबीआई के थ्रू इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई ये इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गेन का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ पे ये इंटरेस्ट इनकम है और इसको इंटरेस्ट इनकम की तरह टैक्स किया जाएगा इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉस्ट बन रही थी 1,14,015 और नेट टैक्सेबल गेन्स जो आपके बनते हैं वो होते हैं परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मैंने ये सेल कंसिडरेशन मेरी इतनी थी एंड परचेज कंसिडरेशन मेरी इतनी थी 1,14,000, तो नेट मेरा बनता है 6,440 और यहाँ पे ये डायरेक्टली आपको कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये 22,000 आपका प्रॉफिट है स्ट्रेट अवे। 1,22,504 माइनस 1 लाख, तो जो भी बैलेंस फिगर है दैट इज योर प्रॉफिट। अब आप टैक्सेशन की परसेंटेज देखिए, 20% लगती है अगर आप डेट फंड सेल कर रहे हो तो, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिकॉज यू हैव सोल्ड अ कैपिटल एसेट। वेयरएज यहाँ पे कोई कैपिटल एसेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज योर इनकम, इंटरेस्ट इनकम है या आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जो आपका टैक्स ब्रैकेट एप्लीकेबल है वो रेट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। मैं प्रिज्यूम कर रही हूँ कि आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो, तो अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको 30% ऑन दिस 22,000 लग जाएगा, दैट वाज 6751.20। ओके, तो पोस्ट टैक्स नेट रिटर्न जो होते हैं, मतलब आपका जो सेल कंसिडरेशन था माइनस जो टैक्स का फिगर आया था, सो दिस माइनस दिस यू गेट द पोस्ट टैक्स रिटर्न। तो वो मेरे बनते हैं 1,19,000 एंड इस केस में वो मेरे बनते हैं 1,15,000। तो मेरा जो नेट रिटर्न होता है, एवरेज रिटर्न फॉर 3 इयर्स, वो कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी एंड मैंने उसके ऊपर मुझे नेट आफ्टर 3 इयर्स मुझे मिला है 1,19,167। तो ऑन एन एवरेज पर ईयर मैंने 6.02% कमाया है। वेरेज अगर मैं आरबीआई में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैंने ऑन एन एवरेज पर ईयर 4.67 इंटरेस्ट कमाया है। तो व्हेन आई एम सेइंग आरबीआई में इन्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब आरबीआई के थ्रू इन्वेस्ट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देखो तो डेट फंड्स विल बी मोर बेनिफिशियल बिकॉज यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती है, यहाँ पे आपको लो टैक्स रेट मिलता है। हालांकि यहाँ पे आपको
एक्सपेंस रेशियो होता है, बट वो एक्सपेंस रेशियो इज वेरी नॉमिनल इन फ्रंट ऑफ द बेनिफिट दैट यू आर डिराइविंग इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन डेट फंड. बट अगेन यहाँ पे वो 80-20 वाला रेशियो होता है. 100% इज नॉट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 100% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो क्रेडिट रिस्क बिल्कुल नहीं है, बट स्टिल द रेट ऑफ रिटर्न इज ऑन द लोअर साइड. ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म में स्टोरी कुछ अलग है. क्यों अलग है? लेट्स ट्राई टू सी दैट. अगेन डेट फंड और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड थ्रू आरबीआई, अगर मैं ये देखूं इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में 1 लाख है, सेम चीज़ है. एनुअल रेट ऑफ रिटर्न जो मैंने लिया है वो 7% लिया है. एक्सपेंस रेशियो भी कंसिडर किया है, तो नेट रिटर्न इन हैंड मेरा इतना होता है. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स मेरी हो जाती है 1,20,000 और यहाँ पे 122,504. नाउ यहाँ पे मैं शॉर्ट टर्म बोल रही हूँ, मतलब मैं विद इन 3 ईयर्स बेच रही हूँ. तो यहाँ पे जैसे ये 3 ईयर्स है, आप सपोज कीजिए कि आपके 3 ईयर्स खत्म होने में एक दिन बचा और उससे पहले ही आपने बेच दिया. तो इस केस में आप क्या डिराइव करोगे? आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिराइव करोगे. और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको ना तो कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है और ना ही आपका टैक्स रेट कम होता है. सो आपका टैक्स रेट विल बी एट द नॉर्मल स्लैब रेट विच इज देयर. तो स्ट्रेट अवे अगर आप 30% के टैक्स ब्रैकेट में हो तो यहाँ पे आपका जो गेन हुआ है 20,455, उस पर 30% लग जाएगा और आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न जो मिलेगा वो 1,14,000 ही मिलेगा. वेरेज यहाँ पे आपका जो रिटर्न है 22,504, उसके ऊपर 30% लगेगा और आपको नेट रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 1,15,753 का. तो ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट टर्म के एंगल से देखोगे तो आपको इन्वेस्टिंग थ्रू डायरेक्टली थ्रू आरबीआई विल बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज रेट तो सेम ही है. तो फायदा यहाँ पे हो जाता है कि एक्सपेंस रेशियो की जब बात आती है तो आरबीआई इज नॉट चार्जिंग एनी एक्सपेंस रेशियो. तो इस वे में अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के परस्पेक्टिव से आरबीआई वाला ज्यादा बेटर है. एंड अगर लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से देख रहे हो, मोर देन 3 ईयर्स के परस्पेक्टिव से, तो डेट फंड इज मोर बेनिफिशियल. यहाँ पे मैंने क्विकली एक समरी बनाई है जस्ट फॉर यू गाइज. तो अगर आप आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो वर्सेस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, लेस देन 3 ईयर्स की अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो टैक्स जो होती है वो स्लैब रेट के हिसाब से ही होती है. तो एट 30% इंटरेस्ट विल बी टैक्स्ड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, एंड अगर मोर देन 3 ईयर्स है तो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली एंड टैक्सेशन जो होगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा. वेरएज म्यूचुअल फंड में अगर आप होल्ड कर रहे हो फॉर अ पीरियड लेस देन 3 ईयर्स तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा एंड टैक्स जो होगा वो एट स्लैब रेट्स होगा. एंड अगर आप मोर देन 3 ईयर्स के लिए होल्ड कर रहे हो डेट म्यूचुअल फंड तो टैक्सेशन जो होगा वो एट 20% होगा, प्लस आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा और ये कैपिटल गेन जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. ऑलराइट, तो आई होप इट्स क्लियर कि कौन से सिचुएशन में कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर यू गाइज. नाउ मैंने चार्जेस और टैक्सेस की बात तो ऑलरेडी कर दी है. अब थर्ड पॉइंट जो आई थिंक यू गाइज शुड कंसिडर व्हेन यू आर कंपेयरिंग कि आपको डेट म्यूचुअल फंड के लिए जाना चाहिए या फिर आरबीआई से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, दैट इज लिक्विडिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. ओके, नाउ जैसे कि ऑलरेडी मैंने अपने इन डिटेल जब मैंने वीडियो बनाया था आरबीआई की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, उसके अंदर मैंने बताया था लिक्विडिटी इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टेंट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग थ्रू आरबीआई, बिकॉज ये वाला जो इन्वेस्टमेंट अवेन्यू है वो अभी तक इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, रिसेंटली आया हुआ है, तो इतने ज्यादा अकाउंट्स नहीं खुले हैं, तो इसका सेकेंडरी मार्केट जो है ना वो इतना एक्टिव नहीं है. मतलब व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? बेसिकली सी, एक बार गवर्नमेंट ने अपने बॉन्ड्स इशू कर दिए, सपोज गवर्नमेंट ने वो इशू किए हैं फॉर 2 ईयर्स. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल. अब लेकिन आपको अपने पैसे की जरूरत 1 साल बाद ही पड़ जाती है, ठीक है, तो आप क्या गवर्नमेंट के पास जाके ये नहीं बोल सकते हो कि ये लीजिए अपने बॉन्ड, मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए, जितना इंटरेस्ट बनता है आज तक का हिसाब चुकता कर दीजिए. ऐसे नहीं होगा, आपको 2 साल तक उसको होल्ड करना ही पड़ेगा. राइट, आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उसको सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो. मतलब कोई अगर अदर पार्टी है, थर्ड पार्टी है, वो इंटरेस्टेड है आपका ये बॉन्ड खरीदने में, तो वो आपसे ये खरीद सकती है एंड आप उसको बेच सकते हो. जैसे कि हम बीएसई और एनएसई पे अपने शेयर्स बेचते खरीदते हैं, दैट वी डू विथ थर्ड पार्टी, वी डोंट डू विद द कंपनी डायरेक्टली. राइट, सो दैट इज द थिंग दैट यू कैन डू हियर ऑल्सो. बट जब आरबीआई से आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हो ऑल दिस ट्रेजरी बिल्स एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
तो उनका जो सेकेंडरी मार्केट है वो हो सकता है इतना एक्टिव नहीं हो, बिकॉज करंटली आरबीआई के इस अकाउंट डायरेक्ट स्कीम अकाउंट के सब्सक्राइबर्स इतने ज्यादा नहीं होंगे। और उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपको इमीडिएटली अपना फंड लिक्विडेट कराने की कभी जरूरत पड़ी और आपको बायर नहीं मिला, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। बट जब डेट फंड की बात आती है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बिकॉज आप अपने जो भी पोर्टल आप यूज कर रहे हो, लाइक आई यूज ईटी मनी, तो यू माइट बी यूजिंग समथिंग, तो जिस भी पोर्टल के थ्रू आप परचेज या सेल करते हो, वो पोर्टल में आप जब आपको परचेज करना है तब आप परचेज कर सकते हो, जब आपको बेचना है तब आप बेच सकते हो, आपको लिक्विडिटी का कंस्ट्रेंट नहीं होगा। ओके, सो दैट इज समथिंग विच इज अ प्लस पॉइंट इफ यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू डेट फंड्स रूट। ओके, एंड आरबीआई के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में ये एक मुझे सेटबैक लग रहा है, सो विच यू शुड बी कंसिडरिंग व्हेन यू आर पुटिंग योर मनी in either of these investment avenues. I hope all the 3 points that I have discussed in detail are clear. I hope you like the content of this video, and in case you do, please do give it a thumbs up and mention in the comment section also. I will see you with more such content in my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye.